नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। तो आ जाइए फटाफट से जल्दी, जो भी बच्चे अभी नहीं आए हैं वो। तो यहाँ हम बच्चों पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 12th क्लास हिंदी आरो भाग 2। और आरो भाग 2 में अभी तक हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं पद्य भाग में। पहला था हमारा हरिवंश राय बच्चन जी, और उनकी हमने कविता पढ़ी थी। एक तो आत्म परिचय के रूप में पढ़ी थी, और दूसरी थी हमारी दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें हमने अभ्यास प्रश्न वगैरह जो भी था वो सब कुछ कर लिया है। दूसरी कविता थी हमारी आलोक धनवा की, और वो थी पतंग। और पतंग के माध्यम से हमने बाल सुलभ चेष्टाओं को अच्छी तरह से देख लिया था, और उनके बारे में भी हमने सप्रसंग व्याख्या के साथ में उसके क्वेश्चन आंसर पूरे कर लिए थे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कुंवर नारायण जी इनके कवि है, और कविता है उनकी कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। 2 तरह की कविताएं यहाँ पर संकलित की गई है उनकी, और ये भी अलग अलग काव्य संग्रह से ली गई है। दोनों ही कविताएं अलग अलग काव्य संग्रह से आई हुई है। तो इनका जब हम प्रसंग करेंगे तो इनके काव्य संग्रह भी लिखेंगे, ठीक है। तो आज हम यहाँ कुंवर नारायण जी का भाग 1 के रूप में यानी लेक्चर नंबर 1 के रूप में जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं कि कुंवर नारायण जी कौन से युग के साहित्यकार थे, और किस तरह का व्यक्तित्व था उनका, किस तरह की उनकी प्रवृत्तियां थी, किस युग की प्रवृत्तियां चली थी, किस युग को लेकर चले थे, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आज है कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय, केवल जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो पहली क्लास होती है किसी भी चैप्टर की वो जीवन परिचय की क्लास होती है। तो कुंवर नारायण जी को पढ़ने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगी मैं यहाँ पर। एक मोटी मोटी बात है कि कुंवर नारायण जी किस युग के हैं। सबसे पहला हमारा था आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। हम कुंवर नारायण जी को आधुनिक काल में डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा आ गया है आधुनिक काल, और आधुनिक काल को मैंने, आप सभी को पता है कि जो भी अगली क्लास हुई थी कुछ कुछ क्लासों में मैं बता देती हूँ। जैसे कोई भक्ति काल के कवि आ गए तो भक्ति काल कैसे है, इनमें कौन सी धारा के कवि है, पूरा डिटेल में बताती हूँ। तो यहाँ मैं कुंवर नारायण जी के बारे में बताऊंगी कि आधुनिक काल के कवि है, और आधुनिक काल में युग चलते, जैसे पहला था हमारा भारतेंदु युग, दूसरा है हमारा द्विवेदी युग, तीसरा था हमारा यहाँ पर छायावाद युग, और चौथा आता है हमारा यहाँ पर प्रगतिवाद। और कई साहित्यकार इसे क्या कहते हैं, कई साहित्यकार इसे छायावादोत्तर युग भी कहते हैं, ठीक है, प्रगतिवाद युग। प्रगतिवाद के बाद आ जाती है हमारी यहाँ पर प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद के बाद आती है नई कहानी या नई कविता बोल सकते हैं, नई कविता का युग। तो देखिए ये जो कुंवर नारायण जी है इस नई कविता के पक्षधर है, इसके प्रवर्तक कहे जाएंगे, इसके प्रमुख कवि कहे जाएंगे, प्रमुख कवि कुंवर नारायण जी। हम जो पढ़ने वाले हैं कुंवर नारायण जी, समझ में आया। ये युग बताया है भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। छायावाद जो चला है अलग अलग, जैसे छायावाद में शुक्लो युग भी आ जाता है, छायावाद में प्रसाद युग भी आ जाता है, अलग अलग। तो आप इसको छायावादी नाम रखिए, क्योंकि हम अलग अलग व्यक्तियों के नाम से नहीं, छायावाद के नाम से जानते हैं इसको। छायावाद के बाद आता है प्रगतिवाद, छायावादोत्तर यानी छायावाद का उतरता हुआ जो समय था, जो प्रगति कर रहा था, इसलिए प्रगतिवाद नाम दे दिया। लेकिन प्रगतिवाद इतना नहीं चला था, इसलिए छायावादोत्तर युग नाम दिया। उसके बाद आ जाता है प्रयोगवाद, जिनके प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं, अज्ञेय कहे जाते हैं, ठीक है। तार सप्तक के प्रकाशन के साथ में प्रयोगवाद का प्रारंभ हो गया था, और जब अज्ञेय का तीसरा तार सप्तक संपादित हुआ था 1959 में, तीसरा तार सप्तक, तो इस तीसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि थे कुंवर नारायण जी, ठीक है। तीसरा तार सप्तक 1959 में संपादित हुआ था, प्रकाशित हुआ था। उसके बाद उसमें और भी कई, जैसे पहला तार सप्तक था उसमें और भी बहुत सारे कवि थे, उन कवियों ने यहाँ पर रचनाएं प्रकाशित करवाई थी। दूसरे तार सप्तक में दूसरे और कवियों ने, मतलब एक समय था, उस समय अंतराल में जो जो कवि साहित्यकार आए थे उन साहित्यकारों ने अपने साहित्य को यहाँ पर प्रकाशित करवाया था। ऐसे ही तीसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि कहे जाते हैं कुंवर नारायण जी। तो कुंवर नारायण जी की कविताएं थी वो तीसरे तार सप्तक में प्रकाशित होती थी, और उसके प्रमुख कवि ये माने जाते थे। समझ में आया आप सभी को? एक बार देख लीजिए अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर कुंवर नारायण जी को पढ़ते हैं। तो कुंवर नारायण जी देखिए, जन्म था इनका 19 सितंबर सन 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। याद कर लीजिएगा, कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, चक्रव्यूह पहला जो काव्य संग्रह है, चक्रव्यूह क्या है, एक काव्य संग्रह है, संग्रह प्रथम, हम यहाँ लिखेंगे प्रथम, कि कुंवर नारायण जी का पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था 1956 में, और जिसका नाम था चक्रव्यूह। याद करिएगा, कभी एमसीक्यूज में आ सकता है कि कुंवर नारायण जी का पहला प्रथम काव्य संग्रह कौन सा था, चक्रव्यूह, और कब प्रकाशित हुआ था, 1956 ईस्वी में, यानी कि तार सप्तक में आने से पहले उनका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका था। हम तुम, अब देखिए और भी कई उनके रचनाएं हैं, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सब काव्य संग्रह है। कौन कौन से, चक्रव्यूह उनका पहला है, उसके बाद आता है हम तुम काव्य संग्रह, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सारे के सारे क्या है, काव्य संग्रह के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है उनका प्रबंध काव्य, और प्रबंध क्या है, आत्मजयी, आकारों के आसपास क्या है, कहानी संग्रह। अब प्रबंध काव्य तो एक ही उनका आत्मजयी, और कहानी संग्रह है, यानी कि उनकी बहुत सारी कहानियां लिखी हुई है जिसका नाम है आकारों के आसपास। इसमें इनकी सारी कहानियों का संकलन किया गया है। आज और आज से पहले इनकी समीक्षा है, समीक्षा यानी कि आलोचना। उन्होंने क्या की है, अन्य जो साहित्यकार थे उनकी आलोचना की, और आलोचनाओं का एक संग्रह है, वो है आज और आज से पहले, कि आज का समय और आज के समय से पहले जो भी उनकी साहित्यकारों की उन्होंने आलोचना की है, उस आलोचना को उन्होंने एक समीक्षा नाम, इस नाम से लिया गया है, आज और आज से पहले। और ये क्या है, समीक्षा, समीक्षा यानी आलोचना। ये क्या होते हैं, आलोचना और समीक्षा मैं आपको बार बार बताती हूँ, एक ही क्लास में नहीं, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो जो भी क्लास है, चाहे यूपी बोर्ड की क्लास होती हो, चाहे बिहार बोर्ड की क्लास होती हो, चाहे एनसीईआरटी बोर्ड की क्लास होती है, जहाँ भी मुझे लगता है कि समीक्षा और आलोचना को बताना है, मैं उसका अर्थ हर बार बताती रहती हूँ कि किसी भी साहित्यकार के साहित्य के अंतर्गत गुण दोषों का अवलोकन करना, और उनके अंदर जो भी उनके विचार है उन विचारों को व्यक्त करना, ठीक है, वो होती है आलोचना और समीक्षा। मेरे साक्षात्कार सामान्य उनका एक ये और रचना है। याद हो गई, काफी हद तक तो याद हो गई होगी। देखिए, जन्म हुआ था सन 19 सितंबर 1927 ईस्वी को, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, चक्रव्यूह उनका प्रथम काव्य संग्रह था जो 1956 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद में हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सारे काव्य संग्रह आ जाते हैं। आत्मजयी उनकी प्रबंध काव्य आ जाता है। उसके बाद आकारों के आसपास उनका कहानी संग्रह आ जाता है। उसके बाद आज और आज से पहले, ये उनकी समीक्षा, और मेरे साक्षात्कार उनका सामान्य एक ग्रंथ कहा जाता है। मृत्यु हुई थी उनकी 15 नवंबर 2017, अभी हुई है, देखिए ज्यादा साल नहीं हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 15 नवंबर 2017 नई दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पेज क्लियर हो गया है। अब चलते आगे, प्रमुख पुरस्कार की बात करते हैं हम, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, देखिए बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं इनको। कौन कौन से, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, पहला नंबर ये आ गया साहित्य अकादमी, दूसरा है कुमारन आशान पुरस्कार, तीसरा है व्यास पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार चौथे नंबर पे आता है, लोहिया सम्मान 5वें नंबर पर आता है, कबीर सम्मान 6ठे नंबर पर आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, ये आता है हमारे 7वें नंबर पर। जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे ये थोड़ी एक कोटेशन दी गई है, इसको थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। ये उनकी ही पंक्तियां हैं। अब इस पंक्ति के बारे में क्या है कि गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की थी, और 1956 में उनका पहला काव्य संग्रह चक्रव्यूह प्रकाशित हुआ था, और 1959 में उन्होंने तार सप्तक में लिखना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने
कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी है। तो समीक्षा आपको पता है अच्छे से, तो समीक्षाओं की भी हमने बात कर ली है कि उनकी समीक्षाओं की जो रचना है वो कौन सी है, देख लिए यहाँ पर आ जाता है आज और आज से पहले उनकी क्या है, समीक्षाएं हैं। तो समीक्षाओं किन पर लिखी है उन्होंने, अन्य कलाओं पर, यानी कि कहानी, सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर उन्होंने समीक्षाएं भी, आलोचनाएं भी लिखी है। तो ये भी क्लियर हो गया है। कौन कौन से पुरस्कार मिले उन्हें, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये भी बहुत बड़ा पुरस्कार होता है साहित्य के क्षेत्र में, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि, इनको इतने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में सन 1950 के आसपास उन्होंने कविता लिखना, काव्य लेखन शुरू कर दिया था। तो उनकी काव्य लेखन का जो समय आता है वो कौन सा आता है, 1950 का समय आता है। आगे देखिए, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही है। यानी कि चाहे उन्होंने कहानी लिखी हो, चाहे उन्होंने प्रबंध काव्य लिखा हो, प्रबंध काव्य भी कविताओं के अंतर्गत ही आता है, चाहे उन्होंने समीक्षाएं लिखी हो या आलोचनाएं लिखी है या और भी कुछ लिखा हो उन्होंने, और भी चिंतन परक निबंध लिखे हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन काव्यों की विधा में जो उन्होंने उत्कृष्टता दिखाई है वो कहीं और देखने को नहीं मिली है। तो उनका प्राथमिक, उनकी लेखन की जो प्राथमिकता है, लेखन का जो सार है वो आपको कहाँ मिलेगा, उनकी कविताओं में मिलेगा। यानी कि काव्य विधा को उन्होंने प्राथमिकता दी है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदारी लंबी कविताएं लेने लगी थी, तब कुंवर नारायण में आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त करी थी। अब क्या हुआ था बच्चों, जब हम काव्य की बात करते हैं कि काव्य कितने प्रकार का होता है, काव्य दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा यहाँ पर प्रबंध काव्य, और दूसरा होता है हमारा यहाँ पर मुक्तक काव्य। अब प्रबंध काव्य दो प्रकार का होता है, एक तो होता है खंड काव्य और दूसरा होता है महाकाव्य। जब हम भक्ति काल की बात करते हैं या आगे की छायावाद युग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, छायावाद युग में बहुत सारे खंड काव्य, महाकाव्य लिखे गए थे। जैसे हम कामायनी की बात करते हैं तो क्या है, महाकाव्य है, लेकिन मुक्ति योग्य आलोक व्रत की बात करते हैं तो वो हमारे खंड काव्य में आ जाता है। खंड काव्य में 7 के आसपास सर्ग होते हैं और यहाँ 7 से अधिक होते हैं, 7 तक ही होते हैं, और यहाँ पर 7 से अधिक अगर कोई सर्ग है तो वो महाकाव्य की श्रेणी में चला जाता है। यानी कि क्या होता है कि आपने कोई कविता लिखी है, यहाँ पर आपने कविता लिखना प्रारंभ किया है, आपने कविता 2, 3, 4 पैराग्राफ में लिख दी, या हम आत्म परिचय के रूप में देखते हैं 5-6 पैराग्राफ में वो कविता लिखी गई है, तो वो तो सिर्फ कविता मात्र ही रह जाएगी, उसको आप प्रबंध काव्य की श्रेणी में नहीं रख सकते हो। प्रबंध काव्य क्या होता है, लंबी कविता होती है। क्या होती है, बहुत लंबी कविता होती है। उस लंबी कविता को इस रूप में डिवाइड कर दिया जाता है कि अगर 7 सर्गों का संकलन है, 7 सर्ग 6 या 7 सर्ग तक उसमें बन सकते हैं तो वो खंड काव्य कहा जाएगा। और अगर 7 सर्ग के बाद में 8 सर्ग, 9 सर्ग, 10 सर्ग ज्यादा आ जाते हैं, उसमें पूरे जीवन का वृतांत उस कविता के माध्यम से बताया था, वो महाकाव्य आ जाता है। ठीक है, खंड काव्य में जीवन के एक पक्ष को लेकर चला जाता है। तो प्रबंध काव्य क्या है, लंबी कविताएं है कि नई कविता के युग में जब प्रबंध तत्वों में लंबी कविताएं गिनी जाती थी, प्रबंध काव्य नहीं कहा जाता था। आधुनिक काल में प्रबंध काव्य बहुत ही कम, छायावाद युग के बाद में प्रगतिवाद आया, प्रगतिवाद के बाद में प्रयोगवाद आया, तो प्रयोगवाद तक तो प्रबंध काव्य का नाम लिया ही नहीं जाता था। क्यों नहीं लिया जाता था, क्योंकि प्रबंध काव्य की जगह नई लंबी कविताओं ने अपना स्थान ले लिया था कि प्रबंध काव्य न कह के उसको क्या कहते थे, लंबी कविता। उस समय जब लंबी कविताओं का दौर चल रहा था, उस समय कुंवर नारायण जी ने आत्मजय जैसा प्रबंध काव्य लिखकर एक अपना नया स्थान वहां पर बना लिया था, भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त करी थी। उस समय भी हम जिस प्रवृत्तियों में रह रहे हैं, जैसे हम हवा इस तरफ चल रही है और हम विपरीत दिशा में कोई कार्य कर रहे हैं तो ये एक उत्कृष्टता होती है, प्रतिभा संपन्न होती है। हवा इस साइड चल रही है, पूरी जो मिट्टी है वो इस साइड चल रही है, लेकिन हम मिट्टी को इधर चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक अलग हटके काम हो जाता है। ऐसे ही लंबी कविताओं का दौर चल रहा था और लंबी कविताओं के दौर में उन्होंने प्रबंध काव्य की रचना कर डाली, तो वो क्या हो गई, उनकी भरपूर प्रतिष्ठा का प्रतिफल हो गया। तो समझ में आया आपको सभी को अच्छे से। आलोचक मानते हैं, जो भी आलोचक होते हैं, आलोचक का मतलब होता है गुण दोषों का विश्लेषण करने वाले, विश्लेषण करने
वाले। ठीक है, आलोचक किसे बोलते हैं? जो हमारे गुण दोष या हमारी रचनाओं के बारे में, हम यहाँ पर आलोचक साहित्य के क्षेत्र में बोलेंगे। तो कोई भी साहित्यिक रचना है, उस रचना के गुण दोषों का विश्लेषण जो करता है वो कौन होता है? आलोचक होता है। जो समीक्षा करता है वो समीक्षक होता है, जो आलोचना करता है वो आलोचक होता है। ठीक है, तो आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, मतलब बिना बात के उसको कविता को उलझा कर लंबा बना लिया है, या ऐसा। ठीक है, व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन, केवल और केवल अखबार में छापने के लिए इस कविता का निर्माण किया गया है, और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। यानी कि उन्होंने अपनी कविताओं में बेकार में पाठक को उलझा के नहीं रखा है, पाठक को सीधी सादी बात बताने का प्रयास करा है। उन्होंने न ही अखबारी सतहीपन के कारण कविताओं की रचना की है, यानी कि केवल और केवल अखबार में छपनी चाहिए और उस अखबार में उसका मूल्य है उसका, या फिर कहे कि उसका धरातल फिक्स होता है। तो ये भी बात नहीं है कि उन्होंने केवल और केवल एक साहित्य को प्रकाशित करने के लिए ही या किसी रचना को प्रकाशित करने के लिए ही नहीं रचा है। ठीक है, या फिर वैचारिक धुंध ये होती है कि केवल अपनी विचारधाराओं को प्रस्तुत किया है, अपने मन के अंदर जो भी विचारधाराएं निकल रही थी उन विचारधाराओं को उन्होंने वहां अपने काव्य के रूप में, कविता के रूप में प्रस्तुत कर दिया, ऐसा भी नहीं है। उनकी कविता में संयम है। क्या है? संयम है, परिष्कार है और साफ सुथरापन है। तो उनकी कविताओं की विशेषता की बात आती है, हम यहाँ पर विशेषता लिख लेते हैं। तो विशेषता क्या क्या है? पहले तो आती है कविताओं में संयम, ठीक है, दूसरी आती है परिष्कार, और तीसरी आ जाती है साफ सुथरापन। ठीक है, यानी कि उनकी कविताएं कैसी है? संयम से लिखी गई है, वैचारिक, यानी कि आपकी बहुत सारे आपके मन के अंदर बहुत सारे विचार पनप रहे हो और उन विचारों को आप लिख रहे हो, बस ऐसा नहीं किया है। पाठक को बिना बात के उलझाने का प्रयास नहीं करा है, पाठक को बोर होने का काम नहीं किया है, बस जो बात कहनी है वो सीधे तरीके से संयम के रूप में बात कह दी है, और बात इतनी साफ सुथरे ढंग से की है कि पाठक को आसानी से समझ में आ जाए। तो ये है उनकी विशेषता है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। अनेक प्रकार की भाषाओं का सम्मिश्रण मिल जाएगा आपको, और टॉपिक भी, कई टॉपिक उन्होंने उठा लिए हैं जिन टॉपिक के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उन टॉपिक को भी उन्होंने, उन विषयों को भी उन्होंने उठा लिया और कविता में अपना स्थान दिया है। ठीक है, तो क्या है कि आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध नहीं है, बल्कि संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उनमें यथार्थ का खुदरापन भी मिलता है। यथार्थ क्या होता है? एक तरह का सत्य होता है, बार बार कहती हूं मैं, यह वास्तविक होता है। जब भी हम काव्य की बात करते हैं, साहित्य में ये जो यथार्थ शब्द है ना, ये हजारों करोड़ों बार आएगा, और आपको इसका मतलब ये है कि जो वास्तविक चीजें हैं, जो वास्तविक सत्य, उस सत्य को बताया गया है, वो होता है यथार्थ। खुरदरापन भी मिलता है, उसका महत्व, उसका सहज सौंदर्य भी मिलता है, आसानी से वह सुंदरता भी हमें प्रकट हो जाती है। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते हैं, क्योंकि जीवन को मुकम्मल का मतलब होता है सफल, ठीक है, मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है कि जीवन क्या है, सफल है, और जीवन को जैसे, अगर आपको सफल बनाना है तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप जीवन को उलझाव के साथ में जी रहे हैं तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? असफल हो जाएगा, कुंठाओं से, चिंताओं से भरा हुआ हो जाएगा। तो कुंठा और चिंताओं में न पड़कर हम इस जीवन को सफलतापूर्वक हंसते खंसते अगर जीवन यापन कर रहे हैं तो ये बात सही है। तो उसी चीज का उन्होंने यहाँ पर समर्थन किया है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द है। जो भी संशय है मन के अंदर वो उन्होंने यहाँ व्यक्त किए हैं। संभ्रम यानी कि जो भी भ्रम उनके मन के अंदर उत्पन्न हुआ है वो उन्होंने यहाँ व्यक्त किया है। प्रश्नाकुलता यानी कि पाठक से प्रश्न करते हुए उन्होंने संवादात्मक शैली में आगे बढ़ने का प्रयत्न किया है। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि है। अब कहे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, कि कुंवर जी कौन से कवि है, किस प्रकार के कवि है? तो किस प्रकार के कवि है? नागर संवेदना के कवि है, नागर संवेदना। आगे देखिए, विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है। उन्होंने कोई वर्णनात्मक या विवरणात्मक कविताएं नहीं लिखी है। उन्होंने जो भी साहित्य लिखा है, चाहे उन्होंने प्रबंध काव्य लिखा है, चाहे उन्होंने आलोचना लिखी है, तो विवरणात्मक नहीं लिख के वर्णनात्मक उन्होंने सीधी सादी बात समझाने के प्रयास करा।
पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। व्यक्तिक और सामाजिक नहीं, व्यक्ति समाज के साथ में सामंजस्य स्थापित कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। समाज के जो ताने बाने हैं उनका जो ऊहापोह बोलते हैं हम, ताना बाना जो भी होता है या समाज के उतार चढ़ाव है, उन सभी को उन्होंने अच्छी तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास करा है कि समाज में किस तरह की विचारधारा चल रही है, व्यक्ति के मन के अंदर क्या विचारधाराएं चलती हैं, उन विचारधाराओं के फलस्वरूप वो समाज के साथ किस प्रकार से सामंजस्य यानी कि एडजस्टमेंट करता रहता है, उसके साथ सहायक पूर्वक जीवन यापन करता है। एक पंक्ति में कहे तो इनकी तटस्थ वितराग, तटस्थ का मतलब होता है न्यूट्रल होता है, यानी कि वे समाज से बिल्कुल अलग हटकर, किनारे पर, समाज की परिपाटी से नहीं चले हैं, उससे अलग हटकर अपने जीवन को यापन करा है, उन्होंने अपने जीवन को चलाया है, अपने साहित्य की रचना करी है। लोग क्या कर रहे हैं उस तरफ वो नहीं गए हैं। जैसे नई कविता के दौर के कवि है ये, और नई कविता के दौर के कवि के साथ में तीसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। तो तीसरे तार सप्तक और नई कविता का जो दौर चल रहा था उसमें जो प्रवृत्तियां चल रही थी कि भाई किस तरह की विचारधारा है, सामाजिक विषयों को उठाया जा रहा है या फिर आर्थिक विषयों को उठाया जा रहा है या फिर समाज के यथार्थ को बताया जा रहा है या फिर समाज के बाहरी स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है या फिर जो भी था प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं था। तो जो भी प्रवृत्तियां चल रही थी उस समय, जो भी विचारधारा चल रही थी, उन विचारधाराओं से बिल्कुल तटस्थ होकर, बिल्कुल अलग होकर उन्होंने अपने साहित्य की रचना करी है, बिल्कुल अलग विषयों को हटाया है। तो देखिए प्रतिभा संपन्न तो वही होते हैं जो अलग हटकर कुछ विरले काम कर लेते हैं। तो ऐसे ही कुंवर नारायण जी ने भी अपने समय के प्रवृत्तियों के साथ न चल के और यथार्थ को प्रस्तुत करने के लिए, यानी वास्तविकता को प्रस्तुत करने के लिए कुछ अलग हटके कार्य किया है, इसलिए आज वे उस प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी हो गए हैं। एक पंक्ति में कहे तो इनकी तटस्थ वितराग दृष्टि नोच खसोट, हिंसा प्रति हिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। आलोचकों के रूप में इनकी कविताओं को पढ़ा जा सकता है। नई कविता का दौर कैसा था? संघर्षशील दौर था। उस समय जो वाद विवाद हो रहे थे, उस समय जो घटनाएं हो रही थी, उन घटनाओं को यहाँ प्रस्तुत किया गया। इसलिए कहा गया है कि इनकी तटस्थ वितराग दृष्टि, जो वितराग दृष्टि है यानी कि तटस्थ रहने की जो नज़र है, वो नज़र नोच खसोट, जो भी वाद विवाद हो रहा था, हिंसा प्रति हिंसा, हिंसा के प्रति हिंसा हो रही थी, ठीक है, यानी कि लड़ाई झगड़े दंगा फसाद हो रहा था, उससे सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोचक के रूप में पढ़ी जा सकती है। यहाँ पर कुंवर नारायण की दो कविताएं ली गई है। पहली कविता के बहाने, जो इन दिनों काव्य संग्रह से प्रकाशित हुई है। तो पहली कविता कौन सी है? कविता के बहाने, कविता के बहाने। और दूसरी कविता कौन सी है हमारी? यहाँ पर देखते हैं आज का समय, पहले इसको देख लेते हैं। और ये किस काव्य संग्रह से ली गई है? इन दिनों काव्य संग्रह से। यह आपको याद रखना है, इन दिनों काव्य संग्रह से कविता के बहाने कविता ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। अब इन दिनों काव्य संग्रह से जो कविता ली गई है कि कविता के बहाने वो क्या क्या बताना चाह रहे हैं, कि कविता क्या है, क्या विचार प्रस्तुत करती है, कविता क्या बताना चाहती है, कि आज का समय, आज का जो दौर है कविता के वजूद को लेकर आशंकित है कि कविता क्या होनी चाहिए, किन पंक्तियों को कविता कही जाएगी, किन पंक्तियों को कविता नहीं कही जाएगी। कई साहित्यकार हैं जिन्होंने कविताएं लिख डाली है लेकिन उनको साहित्य में स्थान नहीं मिल पाया है। तो उसके लिए कुछ शर्तें थी कि कविता का विषय क्या होना चाहिए, कविता के अंदर किस तरह का यथार्थ होना चाहिए, कवि के क्या भाव भंगिमाएं होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है जो इसमें इंक्लूड करनी होती है। और इसलिए कहा गया है कि कविता का जो वजूद है वो आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। यांत्रिकता क्या हो गई है कि जो प्रवृत्तियां चल रही है, यंत्रवत चलना, सभी लोग कविता लिख रहे हैं ना, वैसे हम भी लिख रहे हैं, तो हम क्या मशीनीकरण का युग चल रहा है, यानी कि हम यंत्रवत, उन्होंने जैसा किया उनका अनुकरण कर रहे हैं तो वो यंत्रवत हो जाता है। तो बात यह है कि शक यह है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर आप अनुकरणवाद अपना रहे हो,
अनुकरण अपना रहे हो और आपके समय के जो साहित्यकार है उनका अनुकरण कर रहे हो, उनकी नकल कर रहे हो, नकल के फलस्वरूप आप जो कविता लिख रहे हो, तो उसमें क्या होगा, फिर आप जो कविता लिखना चाह रहे हो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आप जो भाव प्रकट करना चाह रहे हो भाव प्रकट ही नहीं हो पाएंगे और कविता न रहकर एक लेख बन जाएगा। तो वो लेख यहाँ पर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा अगर हम कविता की बात कर रहे हैं। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। ये जो कविता के बहाने कविता है ये बताती है कि कविता क्या होती है, किस तरह से इसको लिखा जाता है, किस तरह से तोड़ मरोड़ के ठोक पीट के इसके शब्दों को यहाँ फिट किया जाता है। कविता के बहाने एक यात्रा है जो चिड़िया से फूल लेकर बच्चे तक की, चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है। अब यहाँ कविता की बात क्या की जा रही है कि कविता के बहाने एक यात्रा है, कि कविता के बहाने आप एक यात्रा कर रहे हो और वो यात्रा किसके बहाने है, चिड़िया, फूल और बच्चे। आप चिड़िया से शुरू करते हो, बच्चे से लेकर और चिड़िया से शुरू करते हो, फूल से लेकर और बच्चे पे समाप्त कर रहे हो। तो आप चिड़िया के बहाने बता रहे हो, फूल के बहाने बता रहे हो और बच्चे के बहाने बता रहे हो कि कविता क्या है। तो कविता के बहाने इन तीनों का यहाँ वर्णन किया गया है। चिड़िया, फूल और बच्चे के माध्यम से कविता को प्रस्तुत किया गया है कि कविता क्या है। आगे देखिए बच्चों, कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि चिड़िया की जो उड़ान है वो कितना उड़ सकती है, एक सीमा है। आसमान में उसकी जो ऊंचाई है उस ऊंचाई तक ही वो जा सकती है, एक लिमिट रहती है। ऐसे ही फूल जब खिलता है तो उसकी एक सीमा होती है कि वो कितनी देर तक खिला रह सकता है। थोड़ी देर, कुछ एक दिन खिलेगा, 2 दिन खिलेगा, फिर धीरे धीरे उसकी जो परिणति है यानी कि उसका जो भविष्य है वो क्या है कि उसको मुरझाकर नीचे गिरना ही है। तो चिड़िया की भी एक लिमिट है उड़ने की और फूल की भी लिमिट है खिलने की। वो थोड़ी देर खिल के और उसकी परिणति मुरझाना है और वो मुरझाकर गिर जाएगा। लेकिन बच्चे के जो सपने होते हैं, बच्चे की जो कल्पनाएं होती है वो असीम होती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उस बच्चे की कल्पनाओं के माध्यम से कविता उड़ान भरती है, कविता अपनी ऊंचाइयों को छू जाती है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य सभी उपकरण मात्र है। इसलिए जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं, चाहे वो घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। दूसरी कविता आती है। ये तो पहली कविता के बारे में बताया कि पहली कविता में कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं, कि चिड़िया के माध्यम से कविता का स्वरूप बताने का प्रयास किया है, फूल के माध्यम से कविता को बताने का प्रयास किया है और फिर बच्चे की कल्पनाओं या सपनों के माध्यम से कविता को बताने का प्रयास करा है। तो कविता कहाँ पर फिट होती है ये बात यहाँ बताई है। अब क्या है, दूसरी कविता उनकी है बात सीधी थी पर, और जो कौन से काव्य संग्रह से ली गई है, कोई दूसरा नहीं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दूसरी कविता उनकी आती है, यहाँ आ जाएगा। दूसरी कविता थी बात सीधी थी पर, और काव्य संग्रह क्या है, कोई दूसरा नहीं। ठीक है, में संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरे हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। कथ्य, कविता की कहानी क्या है, किस विषय पर लिखी गई है, आगे कैसे बढ़ रही है, वो होता है कथ्य, कथानक। हम इसे कथानक भी बोल सकते हैं। ठीक है, कविता का कथानक क्या है और माध्यम क्या है। कविता कथानक की, कविता की जो कहानी है वो किन के माध्यम से आगे बढ़ती है, भाषा के माध्यम से आगे बढ़ती है, शब्दों के माध्यम से आगे बढ़ती है। तो कहानी और भाषा दोनों मैच होनी चाहिए, तभी। अगर दोनों मैच नहीं हो रही तो क्या है, द्वंद्व है। द्वंद्व यानी कि दोनों में संघर्ष चल रहा है। तो कहानी और भाषा दोनों का सम्मिश्रण रूप ही कविता को एक कहानी के रूप में कविता को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो कविता तो क्या है, कथ्य, लेकिन माध्यम क्या है, उसकी भाषा। तो माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है कि भाषा ना काफी सरल होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरल नहीं हुई, कोई शब्द ऐसा हुआ जो वहां कविता में फिट नहीं हो पा रहा है, तो हम उस शब्द को इधर उधर तोड़ मरोड़ कर कोशिश करते हैं, कहीं इधर फिट हो जाए, कहीं इधर फिट हो जाए। ठीक है, हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं।
ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब खांचा क्या होता है आपको पता है? जैसे आपने कोई स्टूल है, मान लीजिए ये स्टूल है ये वाला। अब इस स्टूल में आपको एक कील ठोकनी है या कील लगानी है, तो यहाँ पर एक अगर आपको ऐसे राउंड राउंड वाली एक कील होती है और जिसमें ऐसे ऐसे राउंड राउंड वाली लाइन होती है, उसको फिट करना है तो उसके लिए एक खांचा बना हुआ होता है। पहले आपको क्या करेगा, जो कारपेंटर है उसको खांचा बनाएगा, यानी कि उसके लिए एक होल तैयार करेगा। उस होल के बाद में उसी कील को पेज को फिट करेगा जो उसमें फिट होने वाला है। अगर पतला पेज फिट कर दिया तो क्या होगा, वो बार बार आएगा जाएगा। और अगर मोटा पेज फिट कर दिया तो क्या होगा, वो जाएगा ही नहीं। उसके लिए एक फिक्स पेज होना चाहिए कि इसी चूड़ी के आकार का पेज होना चाहिए, तभी ये चूड़ी उसमें फिट होने वाली होगी। और कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें से पेज ढीला होता जाता है और बार बार वो निकलता जाता है। इसका मतलब उसकी चूड़ी मर गई है। चूड़ी मर गई यानी कि अब उसमें वो फिट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको ठोक पीट के जैसे तैसे करके फिक्स कर देते हैं। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कविता, कि कविता क्या है, यानी कि बात सीधी थी, बिल्कुल सीधी सादी थी। हम कविता के बहाने उसको कहने लगे, लेकिन क्या हुआ, उसको कह नहीं पाए। भाषा के कारण, भाषा की सहूलियत के कारण हम उसको कह नहीं पाए, और नहीं कह पाए तो शब्द जो एक इधर उधर घूम रहा था, जो फिट नहीं हो रहा था, हम उसको कोशिश कर रहे थे कि यहाँ फिट हो या यहाँ फिट हो। हमने एक कविता लिखी, बहुत 3-4 पंक्तियां लिखी। इस पंक्ति में जो है वो यहाँ से लय बनता आ रहा है, वो यहाँ लय बन नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, उस शब्द को इधर लाएंगे, इस शब्द को इधर लाएंगे, इस शब्द को इधर लाएंगे, कोशिश करेंगे कि लय बन जाए। जो 3 पंक्तियों में लय बना था, एक जैसा बना था, वैसा का वैसा लय बन जाए, लेकिन नहीं बन रहा है। और नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, उस शब्द को इधर उधर करके फिट कर ठोक पीट के कोशिश करेंगे कि वहाँ बैठ जाए, और जैसे तैसे हम उसको बिठा देंगे। ये थी कि बात सीधी थी, पर लेकिन कोशिश करने पर नहीं, बात शब्दों के माध्यम से भाषा के चक्कर में उलझ जाती है। समझ ही नहीं पाते ये भाषा, ये शब्द रखा है, इस शब्द की जगह दूसरा शब्द रखेंगे तो क्या होगा, तो नहीं हो पाता है। कि हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती है, बस सहूलियत के साथ हो जाती है। सहूलियत यानी कि आसानी से हो जाती है। सहूलियत का मतलब क्या होता है, आसानी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए आज हमने क्या करा है, आज हमने एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी में 3rd चैप्टर स्टार्ट किया है। कुंवर नारायण जी के जीवन परिचय को पढ़ा है, और कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय है, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाते हैं तो आप उसमें से जवाब दोगे। तो अगली क्लास जो हमारी कल की क्लास है, उसमें क्या होगा कि हो सकता है मैं उससे पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, तो उसके जवाब आपको हाथों हाथ देने होंगे। तो तैयार रहिएगा। ये जो जीवन परिचय अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, इसको दोबारा देख लीजिएगा कि कहाँ कुछ बाकी रह गया है, कहाँ जन्म हुआ था या उनकी रचनाएं क्या है। अधिकांश कवियों की जन्म मृत्यु बहुत कम पूछी जाती है, मोस्टली उनकी रचनाएं पूछी जाती है, पुरस्कार पूछे जाते हैं, या उनका विशेष तौर पर कोई काव्य संग्रह पूछा जाता है। ठीक है, अधिकांश तौर पर ऐसे ही पूछा जाता है। कोई अलग से बात है तो वो पूछी जाती है, तो कुछ जो अलग से बात होती है उनको ज़्यादा फोकस करके आपको याद करना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी बच्चों, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।